बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं इमरान याकूब ख़ान और आप देख रहे हैं चैनल इमरान याकूब ख़ान। नाज़रीन, आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं इस्लामाबाद के नामवर सहाफ़ी हैं। अब तो माशाल्लाह इन्हें सीनियर सहाफ़ी का जाए तो बेजाना होगा, और बड़ा कम अरसे में माशाल्लाह इन्होंने ना सिर्फ पहले टीवी में अपना नाम और मुकाम बनाया और उसके बाद अब डिजिटल मीडिया में अपना कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। जी, अदील वड़ाइच साहब हमारे साथ है। शुक्रिया अदील साहब। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे मुल्की सियासत के हवाले से, वज़ीर आज़म और उनकी पॉलिसियों के हवाले से, महंगाई के शोर के हवाले से, फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से और PDM के फ्यूचर के हवाले से। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे चैनल इमरान याकूब ख़ान को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अदील साहब, फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या सूरत हाल है? इमरान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में दावत दी। सबसे पहले तो आपके अल्फाज का शुक्रिया, आप हमारे उस्तादों की जगह हैं। मैंने जब अपने कैरियर का आगाज़ किया था तो आप उस वक्त दुनिया न्यूज़ में न्यूज़ को हेड कर रहे थे। तो इमरान साहब, फॉरेन फंडिंग केस जो है आज इसकी समाअत हुई है काफ़ी तातुल के बाद, और एक ऐसे वक्त में जब PDM जो है वो 19 तारीख को 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के बाहर एक सियासी शो करने जा रही है। तो एक तासुर ये मिल रहा है कि शायद कोई प्रेशर डेवलप हो रहा है और फॉरेन फंडिंग केस जो है इस हवाले से कोई फैसला जो है वो बड़ी जल्दी को आने वाला है, और इलेक्शन कमीशन भी अब रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी केस की समाअत जो है वो शुरू करने जा रहा है, और कल भी इसकी समाअत है। बल्कि जब ये वीडियो लग चुकी होगी तो उस वक्त आज के दिन में इसकी समाअत हो रही होगी। तो इमरान साहब, फॉरेन फंडिंग केस में जो एक माहौल बनाया जा रहा है ना कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जी फॉरेन फंडिंग केस में कोई ऐसे फंड्स ले लिए हैं, और ये ठीक है, ये चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आनी है, बहुत कुछ होना ही है, लेकिन ये बहुत लंबा सफ़र है। लोग समझ रहे हैं जी कि अभी तो ये स्क्रूटनी कमेटी के लेवल पे है, स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट देनी है, इलेक्शन कमीशन ने उस पर समातें करनी है, पूरी एक अदालत का माहौल होता है, इलेक्शन कमीशन के अरकान बैठ के सुनते हैं, उसके बाद फिर एक फैसला आएगा, वो फैसला हुकूमत के पास जाएगा, हुकूमत उस पर डिक्लेरेशन जारी करेगी, उसके बाद मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। अगर हुकूमत डिक्लेरेशन जारी कर दे कि ये फॉरेन जो फंडेड पार्टी है, तो क्या तहरीक इंसाफ खुद फिर वो अपने खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस में डिक्लेरेशन देगी? तो ये एक बड़ा लंबा सफर है। इसमें बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मामला जो है ये महीनों सालों से चलता आ रहा है, लेकिन ये भी मामला काफी आगे जाना है। तो इसमें फॉरेन फंडिंग का जो पेंडोरा बॉक्स है ना, ये खुल गया इमरान साहब। इसमें अब नून लीग भी आ गई है, इसमें पीपल्स पार्टी भी आ गई है, और सब जमातों का जो तरीका है ना फंड्स कलेक्ट करने का वो ऑलमोस्ट एक जैसा है। सबकी LLC कंपनियां जो हैं, ज्यादातर जमातों की, वो बैरून मुल्क में रजिस्टर्ड हैं। यहां से उनकी फंडिंग में ग्रॉस रूट लेवल पर जिली सतह पर जाके अकाउंट्स पार्टियों ने खुलवाए हुए हैं। तो इसमें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हाथ पड़ता है और वाकई एस्टैब्लिश हो जाता है कि ये फॉरेन फंडेड पार्टी है, तो जाहिर है ये जो प्रेसिडेंट सेट होगी इसके कॉन्सिक्वेंसेस दूसरी जमातों पर भी होंगे। ये केसेस इलेक्शन कमीशन में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और उन पर समातें शुरू हो गई हैं कि सब सियासी जमातें जो हैं उनके फॉरेन फंडिंग के या जो गैर मुल्की फंडिंग ममनुआ ज़राए, बेसिकली ये ममनुआ ज़राए का मुबैना तौर पर केस है। तो उसमें ये पेंडोरा बॉक्स जब खुलेगा, अभी ये खुला नहीं है, ये अभी खुलेगा, जब खुलेगा तो इसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस सबको भुगतने होंगे। अच्छा अदील, मुझे ये बताएं कि इस फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि मुद्दई सुस्त हो गया और गवाह चुस्त हो गया। पहले जो मुद्दई थे वो चुस्त थे और इलेक्शन कमीशन सुस्त था, अब इलेक्शन कमीशन चुस्त हो गया और मुद्दई सुस्त है। इसमें क्या हकीकत है? अच्छा, इसमें एक और दिलचस्प सूरत हाल भी पैदा हो गई इमरान साहब। वो ये हो गई है कि अब PTI कह रही है कि ये जल्दी जल्दी केस जो है खत्म होना चाहिए। आज शाह खबर साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि ये केस इंशाल्लाह बस जल्दी अब कंक्लूड हो रहा है, और वो रोजाना अब तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि ये रोजाना की बुनियाद पे और अकबर एस बाबर साहब को इस पर रिजर्वेशन है कि कमेटी को जल्दबाजी में ना करे, कमेटी तसल्ली से इसकी सारी तहकीकात करे, और उनकी ज़ाहिर ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई इस तरह की ओपिनियन को फाइंडिंग दे के इलेक्शन कमीशन को भिजवाए। तो तहरीक इंसाफ जो है इस मामले को अब एक्सपीडाइट होना जो है वो देखना चाहती है, और इलेक्शन कमीशन अब हर हफ्ते में 3 मरतबा मिनिमम इसकी केस की समाअत करेगा। ये डायरेक्शन भी कमेटी के पास आ गई है। लेकिन इमरान साहब, उसमें जो जिस तरह के मैंने पहले बताया वो सीक्वेंस की एक कमेटी ऐसे ही है जैसे पनामा केस में JIT थी। उस JIT ने अपनी फाइंडिंग्स दी, उसने अपनी फाइंडिंग्स देने के बाद फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, उसके बाद लोअर कोर्ट्स में गया, वो मामला आज तक चल रहा है। तो वो उसकी कोई
कानूनी हैसियत उस तरह नहीं होगी उस जो कमेटी है उसकी फाइंडिंग्स की, वो कानूनी हैसियत बनाएगा इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन में ये मामला जो है ये जब आएगा तो उसमें फिर दोनों फ्रीकैन आमने सामने खड़े होंगे, उस पर बहस होगी। तो अभी तो वो अपनी इब्तदाई फाइंडिंग्स ही देने में कामयाब नजर नहीं आ रही जो कमेटी है। अच्छा आदिल साहब, आपकी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से भी मुलाकात हुई है। ये कहा जा रहा था पिछले दिनों के वज़ीर-ए-आज़म बड़े दबाव में हैं, ख़ास तौर पे पीटीएम के हवाले से, पीटीएम की तहरीक के हवाले से। फिर ये भी बड़ा शोर हुआ कि शायद हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट अब एक पेज पे नहीं रहे। तो वज़ीर-ए-आज़म का इस बारे में क्या कहना था? इमरान साहब, वज़ीर-ए-आज़म जो हैं उनकी एक चीज़ मैंने ये देखा है कि वो प्रेशर उस तरह नहीं लेते जिस तरह एक और कोई इस मसनद पे बैठे हुए लोग, जिस तरह अभी रिसेंटली कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं को मीडिया पे ऐसा प्रेशर डेवलप होता है ना कि को अंडर प्रेशर आ जाना। तो इस जो मुलाकात में भी देखा कि वो कोई अंडर प्रेशर नजर नहीं आते। वो अपनी एक बात जो ज़हन में, वज़ीर आज़म को मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि वो जो ज़हन में अपनी एक बात बना लेते हैं, ज़हन में एक जो क्लैरिटी ले आते हैं ना, फिर वो उस पे स्टैंड ले लेते हैं। फिर उस पे वो ये नहीं देखते कि फलां क्या कह रहा है, फलां क्या कह रहा है, वो अपनी क्लैरिटी के साथ आगे चलते हैं। पीडीएम के हवाले से भी वो ये बात ज़हन में उन्होंने ये ज़हन नशीन कर ली है कि ये पीडीएम जो है वो जो बार बार बात करते हैं ना, एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। इस मुलाकात में भी उन्होंने यही कहा, वो खुद बगैर किसी सवाल के वो इस बात पे है, जी मैं एनआरओ नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? इसलिए नहीं दूंगा कि मैंने एहतसाब करना है। अच्छा, अब लोग बहुत से ही कहना शुरू हो गए हैं कि भाई आप रिलीफ दें, महंगाई के हवाले से बात किया करें, आम आदमी की ज़रूरियात से के हवाले से बात किया करें। आप बार बार कहते हैं एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। लेकिन उन्होंने एक चीज़ जो है ना, वो एक प्रिंसिपल स्टैंड ले लिया कि मैं अपने मंशूर में जो वादा करके आया था कि मैंने एहतसाब करना है, वो इस हवाले से पीछे हटते दिखाई नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि इस हवाले से चाहे जितना भी प्रेशर हो, इसके लिए वो तो अपने आप वो खुद ये कहते हैं, वो तो ये कहते हैं कि इसके लिए मुझे हुकूमत कंप्रोमाइज करनी पड़ जाए कर जाऊंगा। लेकिन ये वो मामला है, इसको पहले मैं कंक्लूड करूंगा, उसके बाद फिर मैं किसी और चीज पे जाऊंगा। नहीं, लेकिन उन्होंने, किसी ने ये नहीं पूछा उनसे कि ये तो बताएं कि आपसे एनआरओ मांग कौन रहा है? असल में वजीर आजम ये कहते हैं कि जो ये बार बार ये कहते हैं ना, ये जो एहतजाज जो हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, ये सिर्फ नैब के कवानीन में नरमी के हवाले से हो रहा है। वो ये समझते हैं ये सब कुछ हो रहा है, वो चाहते हैं कि शरीफ खानदान पे जो केसेस हैं इसमें नरमी के हवाले से हो रहा है। वो ये चाहते हैं कि इवन पीपल्स पार्टी जो है वो ये सब कुछ जो कर रही है, तो आसिफ अली जरदारी साहब से मुतल्लिक ये जो केसेस हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये मैंने तो नहीं बनाए। आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ केसेस जो हैं ये सारे नवाज शरीफ में, ये जो फेक अकाउंट्स केसेस हैं ये उस दौर में बने। फिर वो ये कहते हैं कि जो नून लीग के फ्लैट्स के जो ये सारा मामला है, ये मैंने आके तो नहीं शुरू किया। ये वो कहते हैं कि ये देखें, ये फलां फलां आर्टिकल्स हैं बीबीसी में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, गार्डियन में, ये जो आर्टिकल छपते रहे हैं ये तो उस दौर में छपते रहे हैं जब ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत हुआ करती थी। तो वो ये कहते हैं कि लेकिन अब इनका हिसाब देना पड़ेगा, उसके लिए चाहे उनकी हुकूमत की नेक नामी हो, हुकूमत की बदनामी हो, इससे इमरान साहब वो पीछे हटते नजर नहीं आ रहे। अच्छा, वज़ीर आज़म एक बात बड़ी करते हैं जी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी बेहतरी आ रही है, एक्सपोर्ट में बड़ी बेहतरी आ रही है, लेकिन आवाम महंगाई का रोना रोते नजर आते हैं। इस पर नहीं बात की उन्होंने। अच्छा, ये सवालात भी हुए उनसे, बहुत से सवालात हुए कि मेरा भी इवन ये सवाल था कि जी महंगाई के हवाले से कोई रिलीफ ग्रास रूट लेवल पे मुंतकिल नहीं होता नजर आ रहा। क्या आपकी ब्यूरोक्रेसी इसको इंप्लीमेंट नहीं होने दे रही? आपकी पॉलिसियां तो इतनी अच्छी होती हैं लेकिन वो ग्रास रूट लेवल पे क्यों नहीं जा रही? तो वो ये कहते हैं कि अब अगले जो 2.5 साल है ना जी, वो इसी चीज़ पे अब वो फोकस करने जा रहे हैं। इससे पहले जो सिस्टम में बिगाड़ ऐसा था, मसनूई किस्म की इकोनॉमी जिस अंदाज में चल रही थी, तो वो जब चीज़ों को बेहतर किया है, वो ये समझते हैं कि ये उसके असरात हैं, माफियाज पे हाथ डालते हैं तो माफिया ब्लैकमेल करने लग पड़ता है। लेकिन अब वो इस हवाले से अब इजलास जो होते हैं ना इमरान साहब, जो हफ्तावार या हर दूसरे हफ्ते जो इजलास होते हैं, उसमें भी अब महंगाई पे फोकस, क्योंकि वो खुद समझते हैं, उन्होंने अपनी टीम को ये कहा भी है कि अब टाइम जो है ना बहुत कम रह गया है और अब अगले 1-1.5 साल में जो पीटीआई की हुकूमत के जो जराए हैं वो ये बताते हैं कि अब अगला फोकस ही ये है सिर्फ कि किस तरीके से इस महंगाई को कम किया जाए। और इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें उनको इस बात का इदराक है कि रिजेंटमेंट जो है वो आनी शुरू हो गई है, वो ग्रास रूट लेवल से लोग सवाल उठाना शुरू हो गए हैं और अब इसको एड्रेस ना किया तो आगे उनके लिए मसाइल पैदा होंगे। और अब जो चीज़ें वो करने जा रहे हैं, जो उन्होंने बताई हैं, जो इस मीटिंग के हवाले से भी की हैं,
जो रिफॉर्म्स वो ला रहे हैं वो ये समझते हैं कि इसके असरात अवाम तक मुंतकिल अब होंगे अगले 1.5-2 साल में। अदील, आप समझते हैं कि क्या वज़ीर आज़म भी इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो अगले 2.5 साल भी पूरे करेंगे? देखें, इस हवाले से तो इमरान साहब, मैं तो ना उनके कॉन्फिडेंस को देख के बात करता हूँ, ना मैं अपोजिशन के कॉन्फिडेंस को देख के बात करता हूँ। मैं तो इस पे मैंने कई वीडियोस भी की हैं। मैं बात करता हूँ ग्राउंड रियलिटी पे। मैं आपका शागिर्द जब रहा हूँ और आपने आपकी शागिर्दी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर की, लॉ एंड जस्टिस की वजारत कवर की, पार्लियामेंट को कवर किया, तो उसके बाद मैं इस दावे से बात करता हूँ कि मसलन 2 साल में क्या हो जाए, कौन भेजेगा इमरान खान की हुकूमत को घर? मुझे ये बताएं, कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा? कौन ये डिसाइड करेगा जी महंगाई होगी अब इस हुकूमत? ऐसा सिस्टम ही कोई मौजूद नहीं है। अब वो खत्म हो गया सिस्टम कि कोई आए और बोले जी हुकूमत घर है। असेंबली डिसॉल्व सिर्फ अब उसी सूरत में हो सकती है जब वक्त का प्राइम मिनिस्टर ये चाहे, नहीं। लेकिन अदरवाइज कोई सुप्रीम कोर्ट घर भेजेगी? कौन भेजेगा? अगर जो इनके इत्तेहादी हैं, ठीक है, अगर जिस इशारे पे वो आए थे इनके साथ, अगर उधर से फिर इशारा आ जाए और इनसे हट जाए, MQM, काफ लीग, GDA ये पीछे हट जाए, तो कैसे इनकी हुकूमत कायम? सर, मैं कहता हूं कि इन हाउस तब्दीली लाने की बात क्यों नहीं करते? ये सारे क्यों नहीं करते? इतने वोटों का जब फर्क है तो ये क्यों नहीं कहते कि इन हाउस तब्दीली जो है वो लाई जाए, 2-4 वोटों को मैनेज कर लें और हुकूमत गिर जाएगी? ये तो इन हाउस ये बात क्यों करते हैं धरने की, ये बात क्यों करते हैं लॉन्ग मार्च की? उसकी वजह है, इन्हें भी अंदाजा है। सर, इस टाइम तो आप इमरान खान की हुकूमत को इन हाउस तब्दीली के जरिए तब्दील करेंगे। देखें, इमरान खान को हुकूमत आती है, ये नहीं, ये हमें नहीं पता। हमें इतना पता है कि इमरान खान को अपोजिशन बड़ी अच्छी आती है। इमरान खान को इस तरह के क्राइसिस में, और कोविड के बाद अमेरिका जैसा मुल्क जो है मुआशी तौर पे हिल के रह गया, कौन आकर ये मुसीबत अपने गले में डालेगा और आके बोलेगा नहीं जी इसको घर भेज के हम इसको ठीक करते हैं? और खुद इवन मियां नवाज शरीफ भी इससे पहले यही चाहते थे कि इनको टाइम पूरा करने दिया जाए, क्योंकि ये अगर संभाल नहीं पाएंगे तो इमरान खान एक्सपोज हो जाएंगे। मियां नवाज शरीफ पहले ये चाहते थे, लेकिन ये तो तब आकर उन्होंने एक्सट्रीम लाइन ली मियां नवाज शरीफ ने, जब उनके केसेस के हवाले से, क्योंकि होना क्या था कि नवाज शरीफ बाहर गए, उसके बाद ये था जी कि जी मरियम शायद बाहर चली जाएंगी। इमरान खान ने इवन खुद वो कहते हैं कि ये तो जाहिर है बीमारी के हवाले से माहौल ऐसा बना दिया गया या बन गया कि ना भेजते कि कल को हमारे गले को मुसीबत पड़ सकती थी। तो एक ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन वो मेडिकल रिपोर्ट्स में सामने पेश की गई। तो वो तो इस बात के हवाले से बड़े कॉन्फिडेंट है कि ये सब कुछ जो कर रहे हैं अपने केसेस में रिलीफ के हवाले से कर रहे हैं। नहीं, लेकिन वो मेडिकल रिपोर्ट्स भी तो इन्हीं के डॉक्टरों ने दी, इन्हीं की हुकूमत है पंजाब में, किसी और की हुकूमत तो नहीं है। सर, ये वाकई इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए इमरान खान को। ये बात जो है, इस बात का अच्छा मजे की बात है कि इमरान साहब इस बात पर कोई भी अब जस्टिफिकेशन देने को तैयार नहीं है। सब ऊपर ऊपर से बातें करते हैं। आसिफ सईद खोसा साहब ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था हुकूमत ने आके कहा ना जी इनको बाहर भेज दो, आप अदालतों पे डाल रहे हैं। कोई भी अपने सर लेने को ये तैयार नहीं है, कोई भी ये बताने को तैयार नहीं है कि मियां नवाज शरीफ बाहर कैसे गए। लेकिन उसके बाद नवाज शरीफ खामोश, मरियम का ट्विटर खामोश। अचानक ये शोर क्यों मचता है? अचानक ये मैरियट में होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से ये मामला शुरू होता है, गुजरांवाला जलसे से शुरू होता है, और उसके बाद ये फौज और हुकूमत के ऊपर ये जो अटैक शुरू कर दिए गए हैं, उसमें बुनियादी बात तो इमरान खान की ये बात सच साबित होती नजर आती है कि ये सब कुछ केसेस में रिलीफ के हवाले से कर रहे हैं। ये बात तो उनकी समझ आती है। अगर ये कुछ ये काम ना करते तो इमरान साहब ऐसे ही लगना था कि इमरान खान की बात है ना, ये सिर्फ सियासी बात करते हैं और एक बात पर ही वो जिद्दी उसकी तरह बच्चे की तरह अड़ गए हैं। लेकिन इन लोगों ने जो कुछ किया है, इमरान खान की बात ये दुरुस्त लगती है। अच्छा अदील, आखिरी सवाल ये मुझे बताएं कि आप समझते हैं कि कप्तान की टीम अगले इन 2-2.5 सालों में डिलीवर कर पाएगी? क्या वो सहल है? सर, इमरान खान की टीम बहुत कुछ डिलीवर कर चुकी है, लेकिन मसला ये है कि उनकी टीम जो है वो जिन लोगों ने ये अवाम को बताना है, वो सियासी बहस में और ये गालम गलोच और इस तरह की चीज़ें जो सियासतदान आपस में एक दूसरे से कर रहे हैं, वो इन चीज़ों में उलझे हुए हैं। अवाम कुछ यानी मसाइल भी हैं, महंगाई का मसला है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पर जो इन्होंने डिलीवर किया है, माजी की पिछली दहाइयों की हुकूमत के साथ कंपैरिजन निकाल के दिखा दें। आज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 2 मुल्कों के वजीर खारजा इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। चंद दिनों बाद सऊदी वजीर खारजा आने लगे हैं। तो यानी एक पाकिस्तान जो सफारती तौर पे तनहा था, आज वो दुनिया ने पाकिस्तान की तरफ रुख किया हुआ है। आज आप अफगानिस्तान में मसले के हवाले से अमेरिका आपको मिन्नत तरला करके कह रहा है ये मसले से हमें निकालें।
अब मसला ये है इमरान साहब कि जो है ना माइक्रो इकोनॉमी की अगर हम बात करें, अब देखें इकोनॉमी में इमरान साहब ऊपर सतह पे अगर आप बात करें तो आपकी एक्सपोर्ट्स मुशर्रफ दौर के बाद अगर आपकी इंडस्ट्री चली है तो इस दौर में चल रही है। 15 साल बाद आपका करंट अकाउंट खसारा जो है वो खत्म हुआ है। लेकिन अवाम को जो रिलीफ देने का जो मामला है उस पर इनको साबित करना पड़ेगा। देखें अवाम का मसला आटा चीनी है, गंदुम है, सब कुछ है, लेकिन ये इनको एक तो ये अच्छा काम कर लें, इनको बताना नहीं आता, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर अगर ये एड्रेस कर लें कोई इतने बड़े इश्यूज नहीं हैं, ये सियासी बयानबाजी बाज़ औक़ात ज्यादा कर देते हैं। मसलन चीनी वाले मामले पे एक हाइप क्रिएट कर दी गई, एक मसले को मैं समझता हूं कि ज्यादा उसको हाइप क्रिएट कर दी। तो अब बहरहाल वक्त के साथ साथ मुझे तो उम्मीद है कि अगले ये 1.5-2 साल में बहुत सी चीजें बेहतर हुई हैं। पिछले 2-2.5 साल में बहुत सी चीजें बेहतर होंगी, मुझे तो बेहतरी की बड़ी उम्मीद है। चलें जी, शुक्रिया नाजरीन। अदील वड़ाइज साहब को तो बड़ी उम्मीद है, वो समझते हैं कि इमरान खान और उनकी टीम अगले 2-2.5 साल में बहुत ज़्यादा डिलीवर करेंगे और मुल्क को दरपेश माशी मसाइल से निजात दिलाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे चैनल इमरान याकूब खान को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।